हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ डॉक्टर सचिन शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए जो है कोई ना कोई एजुकेशनल वीडियो लेके आता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ। तो ये वीडियो होने वाला है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है आपने अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया होगा मेजर माइनर ओपन इलेक्टिव के तौर पे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनने मेजर सब्जेक्ट चुना है बॉटनी, तो मेजर सब्जेक्ट अगर बॉटनी उन्होंने चुना है तो उनका जो फर्स्ट पेपर है। और हाँ, यदि उनके यहाँ पे जो है ग्रुप ऑप्शन उन्होंने ए चुना है, तो ग्रुप ऑप्शन ए अगर उन्होंने चुना है तो उनको जो फर्स्ट पेपर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, पादप कार्यकी के ऊपर जो है उनका फर्स्ट पेपर है। तो आज हम जो है फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो है एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है एग्ज़ाम चल रही है। तो हम जानते हैं कि ये साल भर का सिलेबस है और साल भर का सिलेबस जो है वो इतना आसानी से कवर अप नहीं हो पाता है, पर हम कोशिश करेंगे कि उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करें और शॉर्ट में उनको कवर करें, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकें। और साथ में जो है आप जानते हैं कि आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वास्ट है, एक एक टॉपिक ही अपने आप में एक एक चैप्टर के बराबर है। और कुछ चीज़ें थोड़ी सी हार्ड भी है, तो आपको उसको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना पड़ेगा। और बार बार जितना आप सुनेंगे, जितनी बार आप इसको बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि आपका है पादप जल संबंध। इसमें कुछ जो टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे आपके टॉपिक। पहला रहेगा पादप जल संबंध, प्लांट वाटर रिलेशन। उसके बाद में आप वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी की अगर बात करें, अपने पेपर का नाम ही अगर हम पहले स्टार्टिंग में डिस्कस करें कि प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, तो आप जानते हैं कि जो पादप जो प्लांट है, तो पौधों के अंदर जो है बहुत ही सारी अलग अलग जैविक क्रियाओं का जो है इसमें जैविक क्रियाएं चलती है। तो ये सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं पौधे के अंदर चलती है उन सबका अध्ययन किया जाता है। तो जैविक क्रियाओं में जैसे कि श्वसन की क्रिया आ गई, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया आ गई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आ गई। तो इस तरीके से जो अलग अलग प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो सारी आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़नी होती है। तो अगर बात करें कि भाई जो प्लांट का जो है पानी के साथ में क्या रिलेशन है, तो वृद्धि करते हुए जो पौधे रहते हैं उनमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है और उन क्रियाओं को पूरा करने के लिए वाटर की या जल की आवश्यकता होती है। तो पौधों की जो सभी क्रियाएं होती है उनमें जल बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में लिया जाता है। तो जीवित जो पौधा रहता है उसमें जल की मात्रा 80 से 90% होती है। और जल अपने जो है भौतिक गुणों के कारण पौधों की संरचनात्मक और रासायनिक क्रियाओं में के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। और जो वाटर रहता है, जल जो रहता है, वो जीव द्रव्य का मेन भाग रहता है और कोशिकाओं में 80 से 85% तक जल ही पाया जाता है। उसके बाद में ये क्या करता है, जल क्या करता है, ये अलग अलग प्रकार के जो खनिज लवण जो रहते हैं, अलग अलग प्रकार के जो सॉल्ट्स रहते हैं उनको घोलकर इन्हें पौधों के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है। फिर जो जल अवशोषण की क्रिया होती है, मतलब कि वाटर अब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, या फिर एक्सेंट ऑफ सेप की जो होती है क्रिया, रसारोहण की क्रिया होती है, ये जो है ये पानी पर ही निर्भर करती है। और पानी के कारण पौधों की कोशिकाएं जो रहती है वो आशून्य रहती है, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन भी होता है। ये एक विलायक का कार्य करती है जिसमें अनेक क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये एक विलायक का भी काम करती है। उसके बाद में कोशिका की रिक्तिका में जल भरे रहने से वो आशून्य रहती है और जल बहुत सारी अलग अलग मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है, उपापचयी क्रियाएं जो रहती है उनमें पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद में वाटर जो रहता है ये स्टोमेटा के बंद होने और खुलने का काम भी नियंत्रित करता है।
उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें भी ये मेन चीज होती है पानी। पानी की कमी से वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है और जल की उपस्थिति के अनुसार ही हम कह सकते हैं कि पौधे को जो है पौधा जलोद्भिद होता है कि मरुद्भिद होता है कि समोद्भिद होता है। मतलब कि जो प्लांट जो है वो हाइड्रोफाइट होता है, ज़ेरोफाइट होता है या जो है समोद्भिद प्रकार का होता है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल होता है। उसके बाद में जलोद्भिद पादपों की संपूर्ण आवश्यकताएं जलीय आवास द्वारा पूरी की जाती है और जो वाटर रहता है वो भोज्य पदार्थों के संग्रह एवं स्थानांतरण में सहायक होते हैं। तो मतलब कि जो भोज्य पदार्थ रहते हैं उसको इकट्ठा करने और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद भी कौन करता है? वाटर करता है। तो ये सब चीजें तो हुई क्या कि पानी का जो है प्लांट के साथ में क्या रिलेशन रहता है, ये चीजें अपन ने डिस्कस की। उसके बाद में आपका जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है उनको हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में भी आ जाएं। अब जैसे कि इसमें हम एक चीज़ आती है विसरण। विसरण मतलब कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न क्या होता है इसके बारे में बात करें तो डिफ्यूज़न क्या होता है कि डिफ्यूज़न होता है किसी ठोस द्रव या गैस के जो अणु रहते हैं या आयन रहते हैं उनका अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो मतलब कि क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स और आयन्स रहते हैं उनका ऑफ, चाहे वो काय के भी हों, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, from the region of their higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion। तो मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं कि इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि डिफ्यूज़न में जैसा आप जानते हैं कि अगरबत्ती की जो खुशबू रहती है वो पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है, या शक्कर का जो है शक्कर जो है पानी में कैसे घुल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक एग्जाम्पल है काय का, ये एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न का कि जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कहाँ से फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मतलब कि जैसे कि अगरबत्ती की खुशबू जो रहती है उसका अगरबत्ती का से जो खुशबू निकलती है तो उसका वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहता है? हाई रहता है। और जहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन, पूरे कमरे का कॉन्सेंट्रेशन लो रहता है तो वहाँ पे जाकर के ये फैल जाती है उसकी खुशबू। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है मूवमेंट कराती हैं तो उस प्रोसेस को हम विसरण या डिफ्यूज़न कहते हैं। जैसे कि हमने शक्कर डाली पानी में तो फिर शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, शक्कर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या रहेगा? हायर रहेगा और वो जब उसको घोलेंगे पानी में तो वो धीरे धीरे फैल जाएगी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये होता है डिफ्यूज़न। उसके बाद में एक चीज़ आती है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब कि पारगम्यता। तो पारगम्यता क्या होती है कि किसी पदार्थ का जीवित कोशिका में प्रवेश करना अथवा कोशिका के बाहर आना कोशिका कला की पारगम्यता पर निर्भर करता है। ऐसी कला जिसके द्वारा विलायक जैसे जल तथा विलय के कण प्रवेश कर सकते हैं पारगम्य कला कहलाती है। जैसे महीन कपड़ा, तो अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन जैसे कई लोग पानी जो है वो कपड़े से छानते हैं तो उसमें क्या होता है या किसी चीज़ को जो है वो कपड़े से जो छानने की प्रोसेस है तो वो एक तरीके से जो कपड़ा रहेगा उस समय वो क्या काम करेगा? वो एक परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेगा। तो जैसे कि आपकी जो कोशिका रहती है जैसे कि सेल है तो सेल में हम जानते हैं कि सेल में क्या होता है? सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, वो किस तरीके से काम करती है? वो पारगम्य या परमेबिलिटी का काम करती है। मतलब कि वो सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अंदर ले जाने और बाहर लाने का काम करती है। तो ये होती है पारगम्यता। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो एक चीज होती है ऑस्मोसिस या परासरण।
तो अगर हम परासरण की बात करें या ऑस्मोसिस की बात करें, तो किसी अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर जब एक विलयन से दूसरे विलयन में जल के अणुओं का डिफ्यूजन होता है या विसरण होता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ये विसरण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की दिशा में होता है। तो क्या होता है कि जब कोई अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसकी मदद से होता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा ये चीज़। जैसे कि ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है। अब इस डायग्राम में क्या बता रखा है कि ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब में क्या हो रहा है कि एक तरफ तो हमने 10% शुगर सॉल्यूशन भर दिया और एक तरफ हमने वाटर भर दिया और बीच में जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद ये देखने को मिलेगा कि जो वाटर था, तो वो वाटर कहाँ चला गया? मूवमेंट कहाँ करा लिया वाटर ने? शुगर सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट करा लिया इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के एक विलयन जब दूसरे विलयन के जल के अणुओं में डिफ्यूजन की क्रिया करते हैं, तो उसको परासरण कहते हैं। और ये जो रहता है, ये किधर की साइड मूवमेंट कराता है? ये कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ मूवमेंट कराता है। तो घोल अगर जो है कम सांद्रता वाला है एक तरफ और एक तरफ अधिक सांद्रता वाला घोल है, तो कम सांद्रता वाले घोल से लेकर के ये अधिक सांद्रता वाले घोल की तरफ मूवमेंट करवाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आपको अगला जो टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ वो है ऑस्मोसिस। दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस और एक होता है एंडो ऑस्मोसिस। तो एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस का अंतर क्या है कि ये जो रहता है ये दो प्रकार का हो गया। एक होता है एंडो और एक होता है एक्सो। एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, इसको हिंदी में कहते हैं अंतःपरासरण। एंडो को कहते हैं अंतःपरासरण और एक्सो को कहते हैं बाह्य परासरण, ये कहते हैं। तो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? इस क्रिया में क्या होता है कि अंतःपरासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु जो है बाहर के माध्यम से कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे कोशिका फूल जाती है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हम कह सकते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल किशमिश। जैसे कि किशमिश को आपने खीर में डाला तो वो अपने आप ही फूल जाती है। ये प्रोसेस कैसी होती है? अंतःपरासरण की होती है, एंडोऑस्मोसिस की होती है। और एक्सोऑस्मोसिस में क्या होता है? एक्सोऑस्मोसिस में जो है बाह्य परासरण की क्रिया में पानी अथवा विलायक के अणु कोशिका के अंदर से बाहर के माध्यम से आ जाते हैं और कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। जैसे कि अंगूर जो है वो एक पॉइंट के बाद में धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। तो वो प्रोसेस कौन सी होती है? एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो आपको जैसे कि मैं बताता हूँ, एक होता है टर्गर प्रेशर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। टर्गर प्रेशर को अपन हिंदी में कहते हैं स्फीति दाब। तो मतलब कि क्या होता है, ये दाब कैसा रहता है? तो टर्गर प्रेशर, जैसे कि ये एक कोशिका है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब कोई पादप कोशिका के बाहर सेल्यूलोज की बनी एक दृढ़ कोशिका भित्ति तथा उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है,
तो इसको कोई पादप कोशिका को शुद्ध जल में रखी जाती है और अंतःपरासरण द्वारा जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। क्योंकि कोशिका में कोशिका द्रव्य की परासरण सांद्रता अधिक होती है, इसके परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव्य पर दाब पड़ने लगता है। तो जल के प्रवेश के साथ साथ ये दाब बढ़ता जाता है। तो जो दाब, ये जैसे कोई कोशिका है, इसमें से जो दाब बाहर की ओर लग रहा है, अंदर से बाहर की ओर जो दाब लगता है किसी कोशिका में, अंतःपरासरण जब होता है, मतलब कि अंदर जब कोई सॉल्यूशन इस कोशिका के अंदर पहुंचता है, तो ये क्या है, अंदर दब जब भर जाती है पूरी की पूरी, तो ये बाहर की ओर दबाव लगाती है। तो ये दबाव कौन सा होता है, स्फीति दाब होता है। और एक होता है वाल प्रेशर। तो वाल प्रेशर को हिंदी में कहते हैं भित्ति दाब। तो भित्ति दाब कैसा रहता है कि ये जब स्फीति दाब बाहर की ओर दबाव लगाता है, जब एंडो अंतःपरासरण की क्रिया होती है, तो ये इसमें क्या होता है कि जो वाल रहती है, ये जो वाल रहती है, ये अंदर की ओर धक्का लगाती है ताकि जो है वो वाल टूटे ना, इसलिए अंदर की ओर धक्का लगाती है। तो जो अंदर की ओर जो धक्का लगाती है, उस दाब को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। इसलिए एक जो विसरण दाब न्यूनता का जो एक सिद्धांत है, वो क्या है, विसरण दाब। देखिए, टॉपिक्स तो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में है, अपन उतने डिटेल में अभी नहीं जा पाएंगे। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की अगर बात की जाए, डीपीडी की बात की जाए, तो ये क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विसरण दाब न्यूनता जो रहती है, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो रहता है, ये किस काय के बराबर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को हम जो है वाल प्रेशर भी कहते हैं। मतलब कि विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब माइनस स्फीति दाब। ये होता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज होती है फिर इसमें, वो होती है प्लाज्मोलाइसिस, जीवद्रव्य कुंचन। तो जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है कि यदि किसी पौधे की कोशिका को ऐसे घोल में डाल दिया जाए जिसके सांद्रण कोशिका रस से अधिक होता है, जिस मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन, मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की सांद्रता कैसी रहती है, तो उसकी सांद्रता कोशिका की जो रस रहती है उससे अधिक होती है। तो जल के अणु जो है रिक्तिका रस के बाहर के हाइपरटोनिक विलयन की ओर आने लगता है और कोशिका भित्ति से हटकर जीवद्रव्य संकुचित होने लगता है, जो धीरे धीरे कोशिका के बीच में एक अनियमित खंड के रूप में इकट्ठा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस कहते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी कोशिका को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसा रहता है, इसकी सांद्रण जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो कैसा रहता है, अधिक होता है। काहे से, कोशिका रस से। तो इसमें क्या होता है कि जो कोशिका जो रहती है वो अपने आप ही सिकुड़ने लगती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन। मतलब कि जो जीवद्रव्य रहता है वो एक तरफ इकट्ठा होने लगता है और संकुचित हो जाता है, तो उस समय हम उसको कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन की प्रोसेस। उसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक आता है वो है, एक होता है अंतःशोषण।
अंतः शोषण को इंग्लिश में कहते हैं हम इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन में क्या होता है? इम्बाइबिशन का मतलब ये होता है अंतः शोषण। जल ग्रहण करने के लिए पौधे में ये विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसमें विशिष्ट प्रकार के प्रसरण भी कहा जा सकता है। तो अंतः शोषण क्रिया में क्या होता है कि जो में छिद्रित पदार्थ अथवा लगभग ठोस पदार्थ के द्वारा पानी का अवशोषण होता है और वे पदार्थ फूल जाते हैं। यद्यपि इन पदार्थों की कोशिका भित्ति ठोस होती है, परंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने में पता चला कि कोशिका भित्ति में बहुत सारे छिद्र भी होते हैं जिनमें सेल्यूलोज या माइक्रोफाइब्रिल के धागे जाल सा बना हुआ होता है। कुछ छिद्रों में पेक्टिक और कुछ में पानी भरा रहता है, जिसके कारण पदार्थ के कण प्रसरण द्वारा सुगमता पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। अंतः शोषण मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अपन किसी सूखे हुए सीड्स की बात करें, बीज की बात करें, तो ये देखिए यह अंतः शोषण का ये एग्जाम्पल है कि अपन ने क्या करा कि कुछ बीज को पानी में डाल के रख दिया और वो कुछ समय बाद अपने आप फूल जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो रहती है ये अंतः शोषण की प्रोसेस होती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आता है जल अवशोषण, मतलब कि वाटर अब्सॉर्प्शन के बारे में बात की जाती है कि वाटर अब्सॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है, जल का अब्सॉर्प्शन कैसे होता है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। वाटर अब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सा स्पीड में हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा वीडियो भी लंबा होगा और हमें बहुत सारे टॉपिक्स को कवर भी करना है। तो दोस्तों आपने एक जड़ को देखा होगा कि देखिए जड़ इस तरीके की होती है। अब जड़ में जो है आपको यहाँ नीचे तो रूट कैप होती है जिसको हम मूल टोपी भी कहते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है बहुत सारे रूट हेयर्स दिखते हैं, धागे नुमा संरचना आपको देखने को मिलती है। ये रूट हेयर जोन होता है। ये वाला जो एरिया है ये एलोंगेशन दीर्घी प्रदेश होता है, रूट जोन ऑफ एलोंगेशन होता है। उसके बाद में आपका ये सारे अलग अलग प्रदेश अपने को देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हम काय की बात कर रहे हैं, वाटर अब्सॉर्प्शन कि भाई वाटर अब्सॉर्प्शन कहाँ होता है। तो हमको पता है कि पानी जो है वो कहाँ से अब्सॉर्ब होता है, मेनली पौधे में वो होता है जो कहाँ से होता है, पानी जो अब्सॉर्ब होता है वो मेनली कहाँ से होता है, वो होता है जड़ों के द्वारा। तो जड़ों के द्वारा जो है जल मेनली पौधों में अवशोषित होता है। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि भाई पानी कैसे अब्सॉर्ब होता है, तो इनको दो अलग अलग मैकेनिज्म से समझा जा सकता है। कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? एक तो एक्टिव अब्सॉर्प्शन होता है, एक पासिव अब्सॉर्प्शन होता है। तो एक्टिव अब्सॉर्प्शन का मतलब होता है आपका सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण मतलब होता है आपका पासिव अब्सॉर्प्शन। तो एक्टिव अब्सॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिव अब्सॉर्प्शन जो है वो जड़ और मूलरोम की सक्रियता के कारण होता है। तो मतलब कि जो पानी जो है, एक्टिव अब्सॉर्प्शन की अगर बात करें, एक्टिव अब्सॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं सक्रिय अवशोषण जो रहता है, ये प्रायः पौधे के उन पौधों में होता है जिनकी मिट्टी में पानी की पर्याप्त मात्रा होती है और पौधों में वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है। और इसमें क्या होता है कि जल का अवशोषण जो है कौन करता है? मूलरोम जो मिट्टी से अंतः परासरण की क्रिया करते हैं उनके द्वारा जो है जल का अवशोषण होता है, जिससे कि क्या होता है कि मूल दाब बढ़ जाता है। और इसके जो सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि पानी जो है वो जड़ों के द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है। जबकि पासिव अब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि ये पौधे के ऊपरी भाग जैसे कि तना और पत्ती की सक्रियता के कारण होता है। उसके बाद में नॉन ऑस्मोटिक सक्रिय अवशोषण नॉन ऑस्मोटिक क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता पड़ती है और ये जो रहता है ये वायवीय भागों के द्वारा उत्पन्न
होता है। तो ये सब चीज़ों को मैं और आप लोगों को जो है थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ कि आखिरकार ये क्या होता है। तो हम वाटर अब्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। तो वाटर अब्सॉर्प्शन जो है ये मेनली दो प्रकार से होता है। एक्टिव मतलब कि सक्रिय जल अवशोषण, और दूसरा होता है आपका इनएक्टिव। इनएक्टिव भी कहते हैं या इसको, या पासिव भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय। तो अब ये दोनों क्या होते हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सक्रिय अवशोषण जो रहता है, आपका एक्टिव अवशोषण जो रहता है, ये ऐसा अवशोषण होता है जिसमें जड़ें सांद्रता प्रवणता के विपरीत जल का अवशोषण करती है तथा इस क्रिया में उपापचयी ऊर्जा का उपयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस होती है एक्टिव अब्सॉर्प्शन की, इसमें क्या होता है कि जो जड़ें जो रहती है, इसके अनुसार क्या होता है कि जल का अवशोषण के लिए आवश्यक बल जड़ की जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होता है, और ये जड़ें जो रहती है ये सक्रिय रूप से जल का अवशोषण क्रिया में भाग लेती है। और जो कुछ वैज्ञानिक थे उनके अनुसार क्या कहा था उनने कि सक्रिय अवशोषण एक ऐसा अवशोषण होता है जिसमें जड़ों की जो सांद्रता रहती है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत, मतलब कि अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जल का अवशोषण करती है तथा इस क्रिया में उपापचयी ऊर्जा का उपयोग होता है। मतलब कि उपापचयी ऊर्जा का उपयोग इसमें होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें निष्क्रिय जल अवशोषण की, तो इसमें जो ये जो क्रिया होती है इनएक्टिव अब्सॉर्प्शन या पासिव अब्सॉर्प्शन, इसमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन प्रमुख भूमिका अदा करता है। मतलब कि इसमें ट्रांसपिरेशन जो है वो मेन जो भूमिका अदा करता है। और इसमें क्या होता है इस प्रोसेस में, इसमें जो जल का जो वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव बल होता है उसके कारण एक टेंशन उत्पन्न होता है। यहाँ पर जड़ केवल अवशोषण माध्यम का ही कार्य करती है तथा इनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है। तो देखो इसमें आपको, अब मैं इसको एक बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दिमाग में एक मेन पॉइंट इसका मैं डाल दूँ। तो हम इसके बारे में अगर बात करेंगे तो सक्रिय अवशोषण एक ऐसा अवशोषण है, इसमें क्या होता है कि जो मेनली जो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें रूट्स पार्टिसिपेट कर रही है, जड़ें पार्टिसिपेट कर रही है। तो जड़ें कैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, कि जड़ें क्या कर रही हैं, इनमें क्या हो रहा है, इनमें सांद्रण प्रवणता के विपरीत काम कर रही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि सांद्रण प्रवणता के विपरीत काम कर रही है, मतलब कि अगेंस्ट तो सीधी सी बात है, इसमें इसको समझाने का प्रयास ही, इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस जैसे ही हो रही है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा है कि हायर जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको और अच्छे से वापस से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर एक विलयन से दूसरे विलयन में जल के अणुओं का विसरण की क्रिया को परासरण कहते हैं। ये विसरण कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की दिशा में होता है। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि जो पानी है, तो पानी क्या कर रहा है, पानी क्या कर रहा है कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हायर है। और पानी कहाँ पे प्रेजेंट है, सोइल में प्रेजेंट है, मिट्टी में प्रेजेंट है। तो वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन
पोटेंशियल ज़्यादा है, और वो कहाँ पे उसका खिंचाव किधर की ओर हो रहा है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो जो जड़ों में जो है पानी का कैसा है पोटेंशियल, लोअर है। तो जड़ें क्या कर रही है, पानी को मिट्टी से खींच रही हैं। तो इसलिए जो है इसमें सांद्रण प्रवणता के विपरीत कार्य होता है, और वो मिट्टी से जल को अपने ओर खींचती है और ऊपर पत्तियों तक पहुंचाती है। जबकि इनएक्टिव और पासिव जो निष्क्रिय अवशोषण है ये बहुत ईजी है। इसका मतलब इसमें ये समझाना चाहा है कि हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस मतलब कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टोमेटा रहता है वहाँ से जो है पानी जो है वो वाष्पीकृत होता रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो इसके अकॉर्डिंग बताया है कि जब पत्तियों से जो है जल का खिंचाव होता है ऊपर की ओर, दूसरे कोशिकाओं पे खिंचाव उत्पन्न होता है, पत्तियां जो है स्टेम पे टहनियों पे खिंचाव उत्पन्न करती है, टहनियां जो है स्टेम पे खिंचाव करती है, स्टेम जो है वो कहाँ पे, जड़ों में खिंचाव करते हैं। तो जब ये जो टेंशन और जो ये खिंचाव जो उत्पन्न होता है इसके कारण जो है पानी जो है अपने आप ही मिट्टी से ऊपर की ओर खिंचा चला आता है। तो इनएक्टिव या पासिव अवशोषण जो रहता है वो ये माना जाता है कि उत्सर्जन जो होता है, ट्रांसपिरेशन जो होता है उसके कारण जो है क्या होता है, पानी का अब्सॉर्प्शन होता है। जबकि एक्टिव अब्सॉर्प्शन में ये बोला है कि एक्टिव अब्सॉर्प्शन में जो जड़ें हैं वो एक तरीके से किस तरह का काम कर रही है, जड़ जो काम कर रही है एक तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है, और मिट्टी में जो पानी है उसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है काय की तुलना में, जो प्लांट है उसकी तुलना में। तो इसलिए क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है पानी ट्रांसफर होता है। तो ये तो एक्टिव अब्सॉर्प्शन होता है, जड़ें जो है पानी को खींच रही हैं वो एक्टिव अब्सॉर्प्शन हो रहा है। और पासिव अब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि पत्तियों से जो टेंशन क्रिएट हो रहा है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा, तो उससे जो है पानी जो है ऊपर की ओर खींचा, ऊपर से नीचे की ओर जो है ट्रांसफर, जो टेंशन है वो पानी का वो ऊपर की पत्तियों में क्रिएट होता है, पत्तियों से टहनियों पे आता है, टहनियों से स्टेम पे आता है, स्टेम से रूट पे आता है। तो इस तरीके से जो रूट रहती है वो पानी को अपनी ओर खींचती है। तो पासिव अब्सॉर्प्शन ये कहता है कि रूट का कोई रोल नहीं रहता, जड़ों का कोई रोल नहीं रहता पानी को अब्सॉर्ब करने का। उनका कहना है कि जो रोल रहता है वो मेनली वाष्पोत्सर्जन का रहता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधे के अलग अलग जो कोशिकाएं रहती है उसमें दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से पानी जो है जड़ें अपने आप ऊपर खींचने लगती है। ये कौन कहता है, निष्क्रिय अब्सॉर्प्शन। एक्टिव अब्सॉर्प्शन कहता है कि रूट जो है वो सांद्रण प्रवणता के विपरीत कार्य करती है और पानी को जो है अपनी ओर खींचती है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक है आपका एक्सेंट ऑफ सेप, रसारोहण। तो रसारोहण में क्या होता है, रसारोहण में जो है कि हम जानते हैं कि भूमि में जो पौधे उगते हैं, एक्सेंट ऑफ सेप में क्या होता है कि हम जानते हैं कि जो भूमि में जो पौधे उगते हैं वो जल भूमि में उगने वाले पौधे जल प्रायः मृदा से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब इस जल के कुछ भाग की हानि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। तो जल की कुछ मात्रा जो है पौधे की जैविक क्रियाएं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण इन सब में होती है। जल मूल के कोर्टेक्स में जो जाइलम होता है उससे विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो हमको पता है कि पानी जो है वो कौन ट्रांसफर करता है, जाइलम करता है। तो अब क्या हुआ कि जब एक जो साइंटिस्ट थे स्टाइल्स और कॉकिंग, इन्होंने 1969 में क्या चीज़ बताई कि पादपों में इस प्रकार जल की ऊपर की ओर जो गति होती है उसका अध्ययन किया, और उन्होंने बताया कि जल मूल द्वारा पत्तियों तक जाइलम के माध्यम से पहुंचता है, और जिस विधि द्वारा जल पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचता है उसको जल संवहन या स्थानांतरण कहलाता है। ये जल जो पौधों में पहुंचता है वो शुद्ध नहीं होता, अर्थात जल में प्रायः कार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ वगैरह सब जो है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ घुले हुए रहते हैं। अतः तनु घोल वाले जल को जाइलम रस या जाइलम सेप कहते हैं, और इस पानी का पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचने को एक्सेंट ऑफ सेप कहते हैं।
तो देखो इतनी सारी बातों का मतलब सिर्फ इतना निकल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे हम एक-एक चीज़ को पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे जाकर के थोड़ा-सा जो है मैंने आपको उसको ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा एक पूरा का पूरा टॉपिक था एक्टिव अब्सॉर्प्शन का और इनएक्टिव अब्सॉर्प्शन का। तो अब इसको अगर आप उतना डीपली मैं अगर आपको बताता तो आपको शायद ये कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी है कि ऐसी कोई लाइन आपको बता दूं जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आए। तो अगर आपको एक्टिव अब्सॉर्प्शन आता है तो उसमें अगर आप ये भी लिख देते हैं कि जो जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं कि वो कहीं न कहीं एक तरीके से कैसा काम करती है, ओस अर्धपारगमी झिल्ली का काम करती है, और पानी का कॉन्सन्ट्रेशन जो रहता है, पानी का जो पोटेंशियल रहता है मिट्टी में वो ज़्यादा रहता है और पौधे में कम रहता है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पानी जब मूवमेंट कराता है तो उस प्रोसेस को अपन एक्टिव अब्सॉर्प्शन कहते हैं। और इनएक्टिव अब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि निष्क्रिय अब्सॉर्प्शन में ये हो रहा है कि वो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो पौधा जो पानी जो पौधे पौधे की जड़ें जो पानी खींचती है तो उसमें जड़ों का कोई रोल नहीं रहता। उनका कहना है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया पत्तियों में होती है वही एक टेंशन क्रिएट करती है ऊपर से नीचे तक के सेल्स में, जिसकी वजह से जो है जड़ें पानी को ऊपर की ओर खींचती है। उसके बाद में फिर रसारोहण और एक्सेंट ऑफ सेप अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये बोलना है कि एसेंट ऑफ सेप का मतलब ये होता है, या रसारोहण का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं कि जो पौधे रहते हैं उसमें जो जल रहता है वो जड़ों से जो पत्तियों तक पहुंचता है, वो कौन पहुंचाता है, वो जाइलम पहुंचाता है। तो जाइलम का काम क्या होता है, वो कैरियर ऑफ वाटर होता है। तो हम जानते हैं कि जो जड़ें रहती हैं वो जड़ें जो है कई सारे अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों को मिट्टी से पानी के थ्रू ले लेती हैं, अंदर अब्सॉर्ब करती हैं, और वो जो अब्सॉर्ब करती हैं उसको कौन ले जाता है वो पत्तियों तक, वो ले जाता है जाइलम। तो जाइलम जब इन सब चीज़ों को लेकर के नीचे से ऊपर तक जाता है तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, रसारोहण की क्रियाविधि या फिर एसेंट ऑफ सेप या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये अपन इसको बोलते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है वाष्पोत्सर्जन के बारे में, कि भाई वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों ट्रांसपिरेशन की या वाष्पोत्सर्जन की, कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पौधे क्या करते हैं, पौधे जो रहते हैं वो अपनी जड़ों के द्वारा मृदा से जो जल रहता है उसका निरंतर तौर पे जो है अवशोषण करते रहते हैं। ये जल रसारोहण द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है और पौधों द्वारा अवशोषित जो जल रहता है उसकी कुल मात्रा उसकी अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक होती है। इस जल की कुछ ही मात्रा उसकी पौधों की वृद्धि और विकास में काम आती है, तथा आवश्यकता से अधिक जो जल रहता है वो पौधे के वायवीय भाग जैसे कि पत्तियां हैं, कलियां हैं, पुष्प है, इनसे वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, जो संपूर्ण अवशोषित जल का 95% होता है। इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो मतलब कि जो पानी का जो अब्सॉर्प्शन करती हैं जड़ें मिट्टी से, तो वो सारा पानी जो रहता है उसका सिर्फ मुश्किल से लगभग जो है जो संपूर्ण अवशोषित जल का लगभग 95% तो जो हिस्सा रहता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। बाकी का जो पार्ट रहता है वो पौधे है ना, वो पौधे जो रहते हैं उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो क्या होता है कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। मतलब कि पौधे के वायवीय भागों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन जो है वो मेनली स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो स्टोमेटा जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बारीक बारीक जो छिद्र रहते हैं पत्तियों में वो क्या करते हैं कि वो जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कराते हैं। अब जो बारीक बारीक जो छिद्र जो मौजूद रहते हैं वो उन छिद्र में भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि ये कि हमने पत्ती का आकृति बता रखी है। अब इस पत्ती की आकृति में क्या है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टोमा। ये मतलब स्टोमा मतलब कि स्टोमेटा है। यहाँ पे क्या है, ये छिद्र है जो कि स्टोमेटल पोर है, और इसके आसपास गार्ड सेल लगे हुए हैं।
तो ये गार्ड सेल क्या करते हैं, ये समय पे स्टोमेटा खुल भी जाता है और स्टोमेटा बंद भी होता है। तो यहाँ देखिए ये एक और डायग्राम आपको दिखाता हूँ मैं, ये नीचे की ओर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो जब बंद रहता है तो इस तरीके से रहता है स्टोमेटा बंद, और जब ओपन होता है तो इस तरीके से ओपन होता है। और ये साइड में जो ये लगे हुए हैं, ये जो सेल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल। तो जैसे कि गार्ड क्या काम करता है, गार्ड जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। तो वो क्या करता है, गार्ड जो यहाँ पे अगर स्टोमेटा बंद जब हो जाते हैं तो गार्ड मतलब कि गार्ड सेल जो है वो क्या करते हैं, उस पोर को बंद कर देते हैं और गार्ड सेल इस पोर को ओपन भी करते हैं। अब ये ओपन और क्लोज कैसे होते हैं स्टोमेटा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर मैकेनिज्म की बात करें हम, अगर हम इसकी जो क्रिया विधि की बात करें तो कैसे जो है स्टोमेटा बंद होते हैं खुलते हैं, इसकी बात करें तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म ट्रांसपिरेशन का कैसे होता है, तो इसके लिए तो बहुत सारी अलग अलग थियरीज अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है, पर जो इम्पोर्टेंट थियरी है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट थियरी कौन सी वाली है, तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग की। जो रंध्र रहते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ये स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, जो खुलना और बंद होता है, वो अलग अलग थियरी के आधार पे है। पर हम यहाँ पे कौन सी चीज के आधार पे बता रहे हैं, मैं पोटेशियम आयंस के आधार पे बता रहा हूँ कि पोटेशियम आयन के आधार पर जो है कैसे जो मतलब कि K+ आयन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पोटेशियम जो रहता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है काय में, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में। तो ये क्या करता है, ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स विच कंट्रोल द साइज ऑफ स्टोमेटल पोर। तो मतलब कि जो अंदर टर्गर प्रेशर, मैंने आपको जो वहाँ पे बताया था टर्गर प्रेशर, आप जो स्फीति दाब, तो मतलब कि जो स्टोमेटा रहते हैं उसके अंदर जो है उस जो टर्गर प्रेशर है वो गार्ड सेल का, वो कौन मेंटेन करता है, पोटेशियम आयन मेंटेन करते हैं। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो उस समय क्या होता है कि पोटेशियम आयंस जो रहते हैं वो गार्ड सेल की तरफ मूवमेंट कराते हैं, और जब वो पोटेशियम आयन जो गार्ड सेल के पास में जाते हैं तो गार्ड सेल के पास में जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ क्या करते हैं वो कि उनको फुला देते हैं और उनको टर्गिड बना देते हैं, मतलब कि उनको कठोर बना देते हैं। तो जिससे क्या होता है, विच इन टर्न ओपन द स्टोमेटा। तो मतलब कि जब ये पोटेशियम आयंस जो रहते हैं, ये जैसे ये पोटेशियम आयन कहाँ चला गया, स्टोमेटा के पास पहुंच गया। अब स्टोमेटा में क्या था, ये इधर की साइड भी एक गार्ड सेल था और इधर की साइड भी एक गार्ड सेल था। तो जब ये पोटेशियम आयन जो थे ये कहाँ पहुंचे, गार्ड सेल के पास में पहुंचे, तो वहाँ क्या हुआ कि इनने इसको क्या करा, इनको फुला दिया, जिससे कि क्या हुआ कि ये स्टोमेटा अपने आप ही ओपन हो गए। ठीक, और जब स्टोमेटा क्लोज कब होते हैं, जब पोटेशियम आयंस जब है इस गार्ड सेल से बाहर की ओर निकल जाते हैं पोटेशियम आयंस, तो ये अपने आप ही बंद हो जाते हैं, तो ये अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं। अपने आप ही स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में पूछा जाए पोटेशियम आयंस के द्वारा कैसे होता है, तो आपको ये कहना है कि पोटेशियम आयन जब कहाँ पहुँचते हैं, जब गार्ड सेल पे पहुँचते हैं स्टोमेटा के, तो वो क्या करते हैं कि उनको कैसा कर देते हैं, उनके अंदर जो है उनको कठोर बना देते हैं, वो उनको फुला देते हैं। काय को फुला देते हैं, इनको गार्ड सेल को। तो जिससे क्या है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो क्या करते हैं कि
जो जो गार्ड सेल रहते हैं उनको क्या करते हैं, जब बाहर उससे दूर जाते हैं उसको, तो क्या होता है अपने आप ही ये फ्री हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अब हम बात करें कि आखिर ये होता कैसे, इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो मैंने एक जनरल आपको बता दिया कि भाई पोटेशियम आयन जो स्टोमेटा के पास में पहुंचे तो वहाँ के गार्ड सेल को जो है फुला दिया, जिसकी वजह से स्टोमेटा खुल गए, और फिर बाद में वहाँ से वापस गए तो उनको लूज छोड़ दिया, जिसकी वजह से गार्ड सेल वापस से लूज हो गए और वो बंद हो गए। ठीक, अब ये चीज हुई, ये तो अपन ने एक जनरल चीज पढ़ ली। अब ओपनिंग की बात करें तो कैसे ओपनिंग होती है कि स्टोमेटा ओपनिंग की बात करते हैं कि स्टोमेटल ओपनिंग के टाइम में क्या होता है। स्टोमेटल ओपनिंग के टाइम पे पहली चीज तो ये होती है कि पोटेशियम आयन इनफ्लक्स। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में गार्ड सेल जो है वो एक्टिवली पंप पोटेशियम आयंस बाहर से जो सराउंडिंग रहती है फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल इनटू गार्ड सेल। तो मतलब कि क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जो है वो क्या करते हैं, जो गार्ड सेल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ किसको खींच लेते हैं, पोटेशियम आयंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और साथ में क्या होता है कि वाटर अपटेक करते हैं। कि जब पोटेशियम आयन जो है वो गार्ड सेल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पानी का वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस कराते हैं जिससे कि पानी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आता है तीसरा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज। जैसे ही पानी जो है गार्ड सेल में पहुंचता है तो वो फूल जाते हैं और उनका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कि जो अंदर की जो वॉल रहती है वो ओपन हो जाती है। उसके बाद में तो यही चीज को इनने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, जब पोटेशियम आयन पहुंचते हैं। पोटेशियम आयन क्या करते हैं कि वाटर का अपटेक करते हैं और साथ में टर्गर प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि अपन बात करते हैं स्टोमेटा बंद होते हैं तब क्या होता है। ये है तो अपने आप में एक चैप्टर, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट में समझाऊं। अब क्या हुआ, जब स्टोमेटा बंद कब होते हैं, जब पोटेशियम आयन उसमें से इफ्लक्स हो जाते हैं। इफ्लक्स मतलब कि निकल जाते हैं, और जो है पानी भी उसमें से हट जाता है, पानी भी चला जाता है, और टर्गर प्रेशर भी खत्म हो जाता है और स्टोमेटा के पोर्स भी अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो जब ओपन होता है तब पोटेशियम आयन पहुंचता है, पोटेशियम आयन पानी का अपटेक करता है, पानी लेता है, और टर्गर प्रेशर जिसकी वजह से गार्ड सेल का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, और टर्गर प्रेशर बढ़ता है तो उससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटल क्लोज कैसे होते हैं, जब पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं, पानी का भी लॉस हो जाता है, टर्गर प्रेशर भी खत्म हो जाता है और स्टोमेटा के जो पोर है वो भी बंद हो जाते हैं। तो ये चीज है।
तो ये तो एक जनरल प्रोसीजर मैंने आपको बता दी कि ऐसा होता है। उसके बाद में कुछ और चीज़ें भी है जो कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि जैसे कि अगर अपन मैलेट की बात करें तो मैलेट क्या है, MALATE, मैलेट क्या है, ये एक ऑर्गेनिक एनायन है और ये जो है स्टोमेटा के मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है कि ये जो रहता है जो मैलेट रहता है ये क्या करता है, ये पोटेशियम आयन के साथ में जुड़ जाता है और पोटेशियम आयन के साथ में जुड़ने के बाद में ये क्या करता है, क्या बना लेता है, ये बना लेता है पोटेशियम मैलेट बना लेता है। पोटेशियम आयन, ये जो मैलेट रहता है पोटेशियम आयन के साथ में मिलकर पोटेशियम मैलेट बना लेता है और क्या करता है, जो कि इंक्रीज करता है, ये क्या करता है, पोटेशियम मैलेट जो रहता है ये इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है प्रेशर। काय पे प्रेशर इंक्रीज करता है, गार्ड सेल पे, जिसके कारण क्या होता है, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपटेक होता है, मतलब कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा खींचता है अपने ओर। और पानी जब अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचता है तो उससे क्या होता है कि जो है प्रेशर इंक्रीज होता है काय पे, गार्ड सेल पे, और जिसकी वजह से क्या है वो ओपन हो जाते हैं। तो मैलेट 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 क्या है, एक ऑर्गेनिक एनायन है, कार्बनिक एनायन है, और कार्बनिक एनायन है तो ये क्या करता है, मैलेट पोटेशियम आयन के साथ में मिलकर पोटेशियम मैलेट बनाता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है गार्ड सेल का, और गार्ड सेल पानी का भी अपटेक करते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल पे टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और स्फीति दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है ओपन हो जाते हैं। और ऐसे ही एब्सिसिक एसिड की बात करें, ये प्रोसेस तो यहाँ पे खत्म हुई। उसके बाद में एब्सिसिक एसिड क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है, प्लांट का हार्मोन है। ये क्या काम करता है, जो एब्सिसिक एसिड रहता है ये स्टोमेटा का बंद करने का काम करता है, स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। कैसे करता है, ये क्या करता है, ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये जो पोटेशियम आयन रहता है इसको क्या करता है, जब ये गार्ड सेल के पास में पहुंचता है पोटेशियम आयन, तो ये क्या करता है कि इसको बाहर निकालने का काम करता है, जिससे कि टर्गर प्रेशर डाउन होता है और स्टोमेटा जो है वो बंद होते हैं। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। ये एक प्रकार का प्लांट हार्मोन रहता है। ये पोटेशियम आयन जो कि कहाँ जाता है, गार्ड सेल में जाता है, इसको वहाँ पे से वापस बाहर करने की कोशिश करता है और पानी जो है उसके प्रेशर को भी कम करने का प्रयास करता है, जिससे कि स्टोमेटा बंद होते हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग थियरीज है स्टूडेंट्स, जो कि अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, पर ये मेन थियरी है जो कि मैंने आपको बताई है। इसको आप स्लो डाउन करके स्पीड को अगर देखेंगे, धीरे धीरे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि ये टॉपिक्स अपने आप में एक एक चैप्टर हैं जिनको बहुत ही डिटेल वर्जन में समझाना चाहिए, पर अभी आपकी एग्ज़ाम है तो इसलिए हमने इसको कोशिश की है कि शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ जाए और हमारा काम भी चल जाए। उसके बाद में आपका जो अगला एक और जो टॉपिक था, ये चीज़ भी अपन ने पढ़ ली थी। उसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन। तो ये कैसे होता है ऑर्गेनिक पदार्थ का परिवहन, तो वो मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे कि कोई पौधा है तो पौधे में ऑर्गेनिक पदार्थ इधर से उधर कैसे ट्रांसफर होते हैं, आप जानते हैं दो चीजें पाई जाती है पौधे में, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम।
जाइलम क्या काम करता है? जाइलम जो है वो क्या करता है, जड़ों से लेकर के ऊपर पत्तियों तक पानी का ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब जब वो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है तो आपको पता है कि जो मिट्टी रहती है उसमें अलग अलग प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ सब कुछ मिले हुए रहते हैं, ठीक। तो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिट्टी में जो भी मिले हुए रहते हैं उनको वो पानी में मिक्सअप होते हैं और जो जड़ों से जो है वो ऊपर पत्ती तक पहुँचते हैं। तो ये पहुँचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। तो ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो एक तो जाइलम ने पानी के थ्रू सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जड़ से लेकर के ऊपर पत्ती तक पहुँचाया। उसके बाद में बारी आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम जो है वो जो फूड पत्तियों पे बनता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, तो उसको जो है कहाँ पहुँचाता है? जड़ों तक पहुँचाता है। तो जो फ्लोएम जो है वो जो ऑर्गेनिक फूड जो पत्तियां बनाती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो धीरे धीरे ऊपर से लेकर के नीचे तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पौधों में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, तो आपको बताना है कि जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो है पौधों में परिवहन का कार्य होता है। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाले टॉपिक्स को भी शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने का, जिसके लिए जो बीच बीच में कुछ चीज़ें जो है उसको बहुत ज़्यादा इजी करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंबल्स भी होते हैं। तो आपको जो है ये करना है कोशिश कि वीडियो को जो है स्लो डाउन करके बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से सारी चीज़ें हैं, तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे आने वाली जो आपकी जो बाकी यूनिट्स हैं वो तो और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन मांगती हैं, जैसे कि आपका प्रकाश संश्लेषण है, उसके बाद में रेस्पिरेशन है ये, और उसके बाद एंजाइमोलॉजी वाला पार्ट है, एंजाइम्स है, और उसके बाद में हॉर्मोन्स हैं, ये सब आपके सिलेबस में है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शॉर्ट डाउन करके उस चीज़ों को आपको समझा सकूँ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं, और कौन से वीडियो आप चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबका इससे भला हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।